Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। चलिए बेटा शुरू करते हैं। चलो बेटा, पिछली क्लास में हमने एक एंड होते होते एक छोटा सा डेरिवेशन किया था बेटा। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखेंगे सभी बच्चे। बेटा हमारा डेरिवेशन था जिसमें ओमेगा से रोड घूम रही थी। तो अब जब रोड घूम रही है तो हर एक पॉइंट की स्पीड अलग अलग होगी। इसकी वजह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते वीबीएल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ी। क्या तरीका होता है, किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके आप डीएक्स एलिमेंट का स्मॉल पार्ट कंसिडर करो जिसकी स्पीड हम कांस्टेंट मानेंगे। तो उसका ईएमएफ हो जाएगा इतना, और फिर पूरी रोड का निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसका। सो दैट इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रोड बेटा। अदर देन दिस एक छोटी सी गलती हमसे हो गई थी पिछली से पिछली क्लास में शायद, जो हमें देखनी पड़ेगी। और वो गलती क्या हो गई थी वो देखो बेटा यहाँ पे। सर आवाज कट रही है। बेटा इंटरनेट भी सही है, इसी क्या दिक्कत है, क्योंकि ब्रॉडबैंड आया तभी मैंने क्लास कंटिन्यू की है आपकी। एक सेकंड रुक जाओ, गिव मी मिनट। इंटरनेट चेक करो एक बार। ओके बेटा, बेटा चल रहा है शायद इंटरनेट, तो देखते हैं। हम्म, ओके बेटा, अभी चेक करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट्स सी, क्योंकि इंटरनेट चल रहा है, ब्रॉडबैंड भी कनेक्टेड, सब कुछ अच्छे से है। लेट्स सी, आवाज़ आ रही है अभी पहले से बेटर वे में? यस सर। चलिए बेटा, तो बेटू देखो यहाँ पे, ये पार्ट हमने थोड़ा सा गलती कर दी थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्टेंस तो काउंट कर लिया था बेटा। ये पार्ट क्या था, वैसे तो थोड़ा टफ था बट किसी बच्चे ने पॉइंट आउट किया डेफिनेटली, तो काफी अच्छी बात है। एक बार देखेंगे बेटा कि कैसे इसको सही कर, क्या सही होगा इसका। सो जो पॉइंट हमने बेटा ए और बी के बीच में निकालना चाहा, तो एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऐसे बी का। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो आपके अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस वेक्टर तो ये ले लिया। फिर ढंग से देखेंगे तो v क्रॉस b फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का? ईएमएफ का फॉर्मूला होता है v क्रॉस b डॉट dl से, है ना। तो v क्रॉस b की जो डायरेक्शन आने वाली है वो एक तरह से ऐसा समझो, किस ऊपर की तरफ आने वाली है। तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ है, और ये वायर का जैसे वेक्टर तो बेटा इस तरह से है। तो दोनों के बीच का एंगल खुद भी 45 डिग्री है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा तो v क्रॉस b तो आएगा vb, dl है रूट 2r, और cos ऑफ जीरो आएगा, cos ऑफ 45 आएगा, क्योंकि v क्रॉस भी ऊपर है और ये dl इस तरफ है। तो आंसर आपका vb आर ही आएगा। फाइनल आंसर जो होगा दैट विल नॉट बी vb इनटू रूट आर। क्या फर्क समझ में आ रहा है क्या? बेटा देखो, यहाँ जो निकाला उसमें आपका 0 डिग्री 180 का था, यहाँ 90 डिग्री था तो जीरो बोल दिया। बट यहाँ जो आ रहा है इनके और इसके बीच में 45 का एंगल बनेगा। इज द पार्ट क्लियर? यस सर। चलिए, तो बेटा ध्यान देना था, ये अच्छा बात है, गुड, कि हम ये पहचान पाए। और वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि केवल डिस्टेंस लेके नहीं, हमें एंगल भी कंसीडर करना पड़ेगा, और कंसीडरिंग द कोस वाला इसका डॉट प्रोडक्ट एंगल।
वी विल गेट द आंसर एज VB into R itself, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 से √2 कट जाएगा। गुड, चलिए आगे बढ़ाते हैं हम। वैसे तो आप सभी बेटा इंटरनेट पे ऑन रहते हो, और हमारी कंट्री ने आज ब्रॉन्ज जीता है हॉकी में। आई होप Yes, sir. पता है सर। सब अपडेटेड है इस पे। वेरी गुड, दैट इज समथिंग गुड। सुबह मैंने मैच भी देखा था आज, वो बस शुरू का मैंने थोड़ी देर का मिस किया था, बाकी पूरा मैच देखा था। इट वाज गुड। एंड एंडिंग में मतलब जिस बच्चे ने देखा हो पता नहीं, इट वाज रियली नाइस। मतलब इतना ज़्यादा एग्रेसिव खेला जर्मनी, बट फिर भी हम लोग मतलब किसी तरह से झेल गए। मतलब इतने पेनल्टी कॉर्नर पे बचा लिए, तो किसी तरह से बस वही था कि कम से कम एक मेडल तो लाना था हॉकी से। तो दैट्स गोइंग टू बी गुड। फिर पिछली क्लास में हमने थोड़ा टिपिकल पोर्शन किया था EMI का। सी दिस इज द टफ पोर्शन, इसके ज़्यादा टफ कुछ नहीं है जो पिछला लेक्चर था। आज तो इतना बेसिक और स्मूथ लेक्चर रहेगा जो बहुत आसानी से हो जाएगा बेटा। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आएगी आज तो हमारे पार्ट्स में जो पढ़ने की है। तो बेटा शुरुआत करते हैं दो जो मेन टॉपिक हमारे इस चैप्टर में बच जाते हैं उनके साथ में। बेटा पहला टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन। यू नो बेटा, ऐसे जैसे उसकी हो गया, उसकी बात इसलिए की आप देखोगे तो जैसे कंट्रीज है अपना चाइना, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, दे आर विनिंग अ लॉट ऑफ मेडल्स, है ना। वो छोटे कंट्रीज होके भी इतना मेडल्स जीत रहे हैं। और हम जो है जैसे बात करें तो हमारे यहाँ पे इसकी क्या दिक्कत आती है क्या नहीं, तो उसका सिंपल सा लॉजिक आप खुद भी देखोगे तो पता चल जाएगा, है ना। कैसे? ऑब्वियस सी बात है, क्या बोलते हो उसे बेटा? हाँ, कि खुद से समझो तो कौन, मतलब बहुत कम बच्चे, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना पार्टिसिपेशन करते हैं। और पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या सिचुएशन रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो एक इन्फेसिस बहुत कम है। एनीवे हो सकता है जैसा परफॉर्मेंस अभी आ रहा है तो आने वाले टाइम में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन वगैरह बढ़ाए स्पोर्ट्स की तरफ तो थोड़ा और बेटर होने लगे। अदरवाइज आज जैसे थोड़ा सा फ्री था मैं सुबह, तो ऐसे ही ओलंपिक्स देख रहा था तो मैं वो भी देखने लगा था, बास्केटबॉल का मैच, USA और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल। इतना खतरनाक मैच हुआ था। वैसे पता नहीं आप लोग में से भी देखता है नहीं, बट इट वॉज अ वेरी वेरी गुड मैच। मतलब बहुत ही इंटेंसिटी वाला मैच, सेमीफाइनल लाइक मैच था। मतलब वो बिल्कुल मतलब एक एक इंच मतलब मैच लड़ा उन्होंने, फाइटिंग इतनी भयंकर। सो इट वॉज वेरी गुड, रियली वेरी गुड। देखे थे आप तो पता चलता। खैर एनीवे, हाइलाइट्स देखना देखो तो। चलिए देखते बेटा, सेल्फ इंडक्शन। वैसे ये वर्ड आपने सुना होगा, बट हम इसको थोड़ा और अच्छे से बेटा डील करेंगे और अच्छे से समझेंगे। कैसे समझते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले मैं एक ऐसे सोलेनोइड बना लेता हूँ ऐसे समझाने के लिए। तो बेटा ऐसे सोलेनोइड मान लो जिसकी लंबाई L है, लेंथ जो बात करें, रेडियस ऑफ लूप बेटा R है, ठीक है, और इस तरफ से करंट I जा रहा है इसमें, एंड R वेरी वेरी लेस देन L। Why this is given? This implies actually that the solenoid is kind working like infinite solenoid। मतलब बड़ी है, मतलब इनफाइनाइट वैसे नहीं होता, बट ऐसा अप्रोक्सीमेशन में इनफाइनाइट सोलेनोइड की तरह ट्रीट करता है बेटा। अब देखो होगा क्या, ध्यान से समझो आप सब लोग। मैं अभी थ्योरेटिकल पॉइंट सब लिखवाऊंगा, बट पहले समझते हैं बेटा। सोलेनोइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बताया जरा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। बोलो होता है या नहीं? आ रही बात समझ में? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन Yes, आई। sir. बेटा सोचो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है, कनेक्टेड है सब कुछ। यदि करंट आई सर कट रही है थोड़ी सी साउंड। Yes, sir. ऐसे मत बोलो, लफड़ा मत करो तुम लोग। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज देयर, लेट अस चेक द स्टेटस। एक सेकंड बेटा।
इश्यूज आई डोंट थिंक बेटा 50 Mbps 60 से भी क्रॉस कर रही है। आप लोगों को नहीं दिखेगा, डोंट वरी, but you can see in the recording because I have shared only a specific window. No, it's very high speed. एक बार तुम भी देख लो। सर रेनी सीजन की जैसे हो रहा होगा। मैं पॉसिबल कि उस वजह से हो सकता है, बाकी स्पीड वाइज वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। सी if I show you, हाँ you can see, है ना? So it's around 70 Mbps download and 84 upload, and that is also very high speed obviously, है ना? तो शायद इंटरनेट का कोई इशू नहीं है बेटा, एटलीस्ट मेरे एंड पे तो शायद नहीं आना चाहिए। स्टिल लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू, क्योंकि कोई दिक्कत होती है तो मैं खुद ही समझ जाता हूँ। कनेक्टिविटी फेल होगी तो दिक्कत आएगी, अभी तो शायद नहीं होनी चाहिए। चलिए, स्क्रीन वापस विजिबल है? यस सर। ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं कहानी को फिर हम। बेटा मैं एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन बता रहा था बेटा, होता क्या समझे। इस जो सोलेनोइड का करंट है, इसमें सोलेनोइड में करंट जा रहा है, यदि हम करंट को इंक्रीज करना शुरू करें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? Yes. और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है लेट से इस करंट की वजह से, इस तरह से, तो इसी सोलेनोइड में उल्टी तरफ से बेटा एक इंड्यूस्ड करंट होना शुरू हो जाता है। आई इंड्यूस्ड उल्टा फ्लो करता है इससे, क्यों? क्योंकि जो कोज होता है उसका अपोज करना होता है। तो इस करंट की वजह से जिधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए उल्टा फ्लो होने लगता है। मतलब सोलेनोइड बड़ी है तो इसमें इसी के अंदर एक दूसरे रिवर्स डायरेक्शन में करंट डेवलप होना शुरू हो जाता है। दैट इज एक्चुअली द इंड्यूस्ड करंट, हम उसे इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो इसी फिनोमिनन को, जिसमें एक खुद के चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ही उसमें एक दूसरा करंट जनरेट हो जाए, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन। अगेन, खुद के ईएमएफ, खुद के मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से ही यदि ईएमएफ आ जाए खुद में ही, तो फिनोमिनन को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। आई एम गोइंग टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन नाउ। इसका बेटा एक डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो मान लीजिए सोलेनोइड लगाया जाता है सर्किट से, और ऐसे बैटरी वगैरह लगाई जाती है बेटा, जैसे जो वेरिएबल, ये बीच में डंडा बना देते हैं, इसका मतलब वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी बेटा, लिखो यहाँ लिखो, ये लाइन बनाने का मतलब होता है वेरिएबल, हम इसको चेंज कर सकते हैं वोल्टेज को। इसमें करंट जाएगा आई, और करंट को हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। ऑन इंक्रीज इन करंट, फ्लक्स थ्रू लूप्स चेंज। तो बेटा लूप्स जो है उनसे फ्लक्स चेंज होता है, एंड इट इंड्यूसेज EMF in the coil, EMF in the coil and induced current, जो बेटा मैंने आपको समझाया वही लिख रहा हूं जो अभी ऊपर समझाया। इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना? इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। ऑलराइट बेटा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ये तो बेटा मैंने जो तुम्हें ऊपर समझाया वही सब लिखा है। अब देखो, हमारे जब डेफिनेशन बोर्ड्स में या वैसे पूछ दी जाए या हमें लिखनी हो, तो हम अब जो लिख रहा हूं उसे प्रेफर करेंगे हम। ये एक फिनोमिनन समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया, ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग होगी इससे, तुम्हें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लाइंस लिखवाई है मैंने, ठीक है ना? दिस लाइन इज फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब बेटा देखें हम, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी। व्हेन
एक सेकंड बेटा, हाँ लिखो, व्हेन करंट इज इंड्यूस्ड in a coil due to change in flux linked with itself, ऐसे लिखते हैं बेटा, फ्लक्स लिंक्ड विद इटसेल्फ। तो खुद के फ्लक्स की वजह से बेटा, चेंज की वजह से यदि उसमें करंट इंड्यूस हो जाए तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। आ रही है बात समझ में क्या? थोड़ा समझे क्या हम बेटा? लेट मी रिपीट अगेन। Yes, sir. दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनना बिल्कुल बेटा। बस देखो, दो बड़े टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन इस चैप्टर में। अभी ध्यान से सुनना वापस कि सर जब इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ने की वजह से हम सबको पता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I। तो करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा टाइम के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बेटा, इसमें हमें पता है जब जब मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होता है टाइम के साथ तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। वो कैसे आएगा? इसमें जैसे डायरेक्शन उसका अपोजिट आएगा। इसी को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ये तो समझाने के लिए बेटा, तुम्हें जो मैंने समझाया वो लिखा है यहाँ पे। तो डेफिनेशन में हम ये रिपोर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेशन जनरल टर्म्स में लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या देंगे? व्हेन करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, मतलब किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए, किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि खुद के फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ही उसमें करंट आ जाए। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये यदि मैं हिंदी में बेटा वैसे समझाऊं तो ये ऐसी कोई चीज है, आप बेल मुझे मार, है ना? मतलब कि तुमने खुद से ही मतलब किसी को उत्साहित कर दिया है, उत्तेजित कर दिया लड़ाई करने के लिए, कुछ परेशानी करने के लिए, और तुम पे ही भारी पड़ गया, काइंड ऑफ। तो ये ऐसी कोई चीज है कि तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन से ही, क्या कुछ चेंज होने से कुछ और चेंज तुम में आ गया, मतलब तुम्हारे ऊपर उसका इफेक्ट आ गया। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। इसका यूज है, हाँ यूज वगैरह तो सब चीजों के होते हैं बेटा, साइंस में हर चीज का यूज निकाल लेते हैं, तो वो भी अभी समझेंगे हम। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया हम सबको। Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब बेटा यहाँ पे बात क्लियर आई, लिख लिया हमने, जल्दी से नोट डाउन करो इसे, फिर आगे चलते हैं। Yes, sir. चलो बेटा आगे चल। नेक्स्ट देखो बेटा, हमें पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा होता है, फ्लक्स जो भी होता है पे भी, अभी तक हमने जितने डेरिवेशन किए आप देखोगे रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि B इंटू एरिया होगा, B प्रोपोर्शनल टू I, तो फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू I। तो बेटा यहाँ पे फ्लक्स जो इंड्यूस हो, फ्लक्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के एक नया कांस्टेंट लाया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के Li, सॉरी I को मैं छोटा i बना रहा हूँ, छोटा ही रख देते हैं। तो phi can be termed as Li, where phi is the flux linked with the coil, और L एक नई टर्मिनोलॉजी आई है बेटा यहाँ पे, वह L इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो L कैन बी रिटन एज phi अपॉन I। एंड यहाँ से जब मैं ध्यान दूं तो L को बेटा बोला जाता है, एक नई को टर्म है ये बेटा, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। We call it coefficient of self-induction, and we also call it inductance. Coefficient of self-inductance, or we call it inductance. जनरली बेटा सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं कई बार, बट तो मोस्टली केवल इंडक्टेंस वर्ड भी यूज होता है।
तो भी हम मानते हैं कि एल है ये। एल को एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन। और यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट होती है हेनरी। हेनरी साइंटिस्ट के नाम पे है, HNERY, एच से डिनोट किया जाता है बेटा इसकी यूनिट को। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस इज इक्वल टू हेनरी। तो ये नई टर्म आई है, इसके बारे में और बातें करेंगे। अब पूरा बात इसी पे चलेगा। आप फटाफट पहले ये तो बताना है बेटा क्या होता है L इक्वल टू 5/8। क्विकली इसको लिखिए, फिर इस पे और चर्चा करते हैं। देखो जल्दी जल्दी तो लिख लो जल्दी से। रिटर्न बेटा मैं एक बात बता दूं, मैं भूल जाऊंगा बाद में। मेरा मैथ्स वाले बच्चे, आपका मैथ्स का टेस्ट कल की क्लास में है। सर ने शायद बेटा सैटरडे लिख दिया था, सर को रिमेम्बर नहीं रहा, और सर की तबीयत खराब है बेटा, उनको डेंगू हो गया है। आपको शायद सर ने मैसेज नहीं किया है, बट सर को डेंगू हो गया है, तो वो एक शायद रिकवरी हो जाएगी थोड़े टाइम पे। तो इसलिए आपका कल टेस्ट है, तो नेक्स्ट वीक से क्लास हो जाएगी अपनी, डोंट वरी, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। बट तब तक हम छोड़े नहीं क्लासेज को, और रिकवरी या मतलब अपनी तरफ से मेहनत करते रहे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैथ्स सर वाले क्लास बच्चे नहीं है मतलब क्या बेटा? किस हफ्ते क्लास नहीं है? हाँ मतलब आपकी कल टेस्ट है, मतलब मैथ्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। सर ने मैसेज ड्रॉप किया था, सर ने मुझे बोला। सैटरडे बोला था सर ने। हाँ बट अब फ्राइडे है बेटा, सैटरडे को तो आपका फिजिक्स का टेस्ट शेड्यूल्ड है, तो मतलब कल ही टेस्ट होगा। मैथ्स की जो क्लास होती है उसी टाइम पे टेस्ट लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ऑलराइट बेटा, सबको मैं बता दे रहा हूँ, तो अभी फिर ना बोले आपकी सर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वैसे तो काफ़ी पहले इन्फॉर्म हो गया था, बट अभी भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि टेस्ट कल ही लेंगे अपन। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद इट। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना? चलो Yes, sir. बेटा देखो, अभी हमें क्या पता चल गया कि फ्लक्स को हम लिख सकते हैं एल। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे निकालें हम? तो हम लिखते हैं बेटा, जैसे देखना बिल्कुल बेसिक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कैन बी रिटन एज डी बाई डी टी, लोगों को पता है। तो बेटा एल तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, इसके डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आंसर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। डायरेक्शन हमें पता ही है कैसे निकालेंगे, तो वी कैन राइट इट, ठीक है? मैग्नीट्यूड की बात करें तो एल बाई डी टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नीट्यूड वाइज। और यदि मैं नॉर्मल बात करूं तो वी राइट इक्वल टू माइनस एल बाई डी टी, वेयर दिस माइनस स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में? डायरेक्शन अपोजिट टू करंट। बट वो काम का नहीं है हमारे, हमें पता है कैसे निकालना है, लेंज लो वगैरह से। हमारे तो मेन काम यही आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, कि ईएमएफ निकालना हो तो एल डी आई बाई डी टी, अब करंट निकालना हो तो वो भी निकल जाएगा, और जो भी कुछ निकालना हो वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है हमको? Yes, sir. अब बेटा देखो, मैं पहले भी आपको बताया था, Yes, sir. हमारे सर्किट में 3 मेजर एलिमेंट होते हैं, और इनसे हमें एसी चैप्टर में तो बहुत ज्यादा डीलिंग करनी है। सर्किट कंटेन्स 3 मेन एलिमेंट्स। वैसे सभी मेन होते हैं, बट जिन चीज़ों का सबसे ज्यादा मतलब यूज या सबसे ज्यादा ये काम में रहती हैं, उसमें सबसे पहली चीज होती है बेटा रजिस्टर।
रजिस्टर क्या होता है आप सबको पता है, इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, और इसकी कैपेसिटी मेजरमेंट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं रेजिस्टेंस। याद आ रहा है? जिसकी यूनिट होती थी ओम। याद आया क्या? यस सर। दूसरा यस एलिमेंट सर। कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर को हम सर्किट में बेटा इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका भी कैपेसिटी मेजर करने का एक टर्म आता था, रजिस्टर रेजिस्टेंस। कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस। की यूनिट होती थी बेटा फैराड। इसी तरह ये ए है ना। तीसरा एलिमेंट जो नया हमने अभी जस्ट सीखा, वैसे तो है एक सोलेनोइड का टाइप का, बट उसको हम बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर इंडक्टर को कैसे डिनोट करता है बेटा? सर्किट में ऐसा बनाएंगे हम, मतलब इंडक्टर है तो इसका इंडक्टर है तो इसका कैपेसिटी कैसे मेजर होगी? इंडक्टेंस। 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 इसकी यूनिट हेनरी। तो अब थोड़ा समझ पाए होंगे कि इंडक्टेंस क्या है। एल, ये एक तरह से जो किसी तरह से इसकी कैपेसिटी का ही बारे में बताने वाली चीज है कि कैपेसिटी कितनी है क्या नहीं है। ये करंट को अपोज करने वाली डिवाइस से बेटा करंट को अपोज करती है, क्योंकि आप देखेंगे कि करंट फ्लो करेगा तो ये उल्टा करंट फ्लो करवाता है, तो ये करंट को अपोज करता है। तो इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको ये बताएगा कि करंट का कितना अपोजिशन है इसमें, उतना हमें बात पता चलती है। डोंट वरी, इस इतना ज़्यादा फिजिकल इंटरप्रिटेशन है नहीं, बट अभी बेसिक बेटा बुक लेवल पे ख़त्म करते हैं, फिर मैं इसका थोड़ा और डिटेल फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी बेसिक बेसिक लेवल पे हमें ये तीनों एलिमेंट पता होनी चाहिए, जिसमें से दो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और तीसरा हम अभी स्टडी कर रहे हैं, और अगले चैप्टर में इन तीनों को कंबाइन करके स्टडी करेंगे हम। तो हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ाएं हम। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लिख लिया है ना हमने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। अगेन अब ऑफलाइन वो होगा एग्जाम, यदि तो ही काम आएगा ये पेपर पेन बेस्ड आपका टर्म 2 या जो भी अभी फाइनल होगा जो भी है, तो उसमें काम आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा प्रॉपर वर्ड सेल्फ इंडक्टेंस है, बट केवल इंडक्टेंस लिखे तो भी हम समझ सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा। इस चैप्टर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा। हम दो डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर से, विद 99 प्रोबेबिलिटी आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो दोनों में से एक डेरिवेशन आता है, मतलब एक अभी एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का, अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेल्फ के साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसमें भी एक डेरिवेशन करेंगे। तो दोनों में से एक से रिलेटेड डेरिवेशन 99 प्रोबेबिलिटी के साथ आता था, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इन दो डेरिवेशन की इस चैप्टर से। डेरिवेशन टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने पे ध्यान देने की जरूरत है, और ये आसान भी है डेरिवेशन, और शायद इसलिए बोर्ड पूछता भी है कि कुछ तो आसान पूछे वो तुमसे। चलो देखो बेटा, तो डेरिवेशन करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स और कुछ डिजाइन लेंगे सोलेनोइड की, तो ठीक है ना। ऐसे एक डिजाइन बना दी, करंट मान लो आई हमने फ्लो करवा दिया बेटा इससे, एल हमने इसकी लंबाई ले ली, लेंथ को, ठीक है ना, और इसकी रेडियस हम आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी बातें कर ली बेटा हमने। अभी देखो पहले तो पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। सबसे पहले जब भी डेरिवेशन करेंगे हमें टाइम नहीं हो तो ही बेटा ओमिट करना चाहिए, अदरवाइज डेरिवेशंस में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए पैरामीटर सही से डिफाइन करें। क्यों? क्योंकि यदि आप पैरामीटर बहुत अच्छे से डिफाइन कर देंगे तो उस एग्जामिनर को
लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छा नॉलेज है इस डेरिवेशन से रिलेटेड, क्योंकि तुमने सब कुछ बहुत सही से डिफाइन कर दिया है। तो आगे कोई गलती भी होती है तो हो सकता है वो नेग्लेक्ट हो जाए आपकी। तो ये बहुत फायदा करता है पैरामीटर सही से डिफाइन करना। पैरामीटर जितना अच्छा डिफाइन करता है उतना अच्छा चांस होता है क्वेश्चन के जल्दी चेक होने के, तुरंत निकलने के, क्योंकि उसे पता है। और ये काम हर कोई नहीं करता बेटा, बच्चे डायरेक्ट डेरिवेशन से शुरू करता है। तो तुम ये काम करते हो तो एक एक्स्ट्रा एज मिलता है हमें। तो जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखना क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं हम डिफाइन कर रहे हैं बेटा स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, क्या हो जाएगा ये? अभी मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, देख लो पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ। इसी तरह बेटा कैपिटल एन डिफाइन कर रहा है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, किस सोलेनोइड में टोटल टर्न कितने हैं। ऑलराइट बेटा, एल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, कैपिटल एल क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस इंडेक्स, सेल्फ इंडक्शन। है ना, केवल इंडक्टेंस भी लिख सकते हैं, वो चल जाएगा बेटा। ठीक है, कैपिटल एल चाहे तो हम डायग्राम में यहाँ डिनोट कर देते हैं। और देखो बेटा, ठीक है ना, और क्या क्या पैरामीटर्स माना हमने? ए लिया है हमने, बट एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लूप। तो हमने सारे पैरामीटर डिफाइन कर दिए जो जो हमें काम के हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? सी, हमें निकालना है इसका सेल्फ इंडक्टेंस, एल फाइंड करना है। तो एल फाइंड करना है तो आपको मतलब पता है कि फाई होता है एल आई। तो आपको एल चाहिए तो फाई कौन आई? आई तो सवाल में दी हुई है, आई तो मतलब मानना है, वो है दिया हुआ है। तो क्या तुम्हें फ्लक्स फाइंड करना है? और जैसे ही फ्लक्स आ जाएगा उसको आई से डिवाइड कर देंगे तो क्या एल आ जाएगा? बोलो, आ रही है बात समझ Yes. हमको? तो बेटा फ्लक्स ने, अच्छा अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बी टू ए। तो तुम्हें इनडायरेक्टली ये टर्म निकालो, पहले पहले बी निकालो, फिर उससे फ्लक्स निकालो और दोनों को डिवाइड करके एल निकाल लो। प्रोसेस समझ आया हमको क्या करना है? यस सर। बेटा डेरिवेशन बहुत आसान है ये। सी इतना सही है, पता है डेरिवेशन हो गया क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो चीज चाहिए बी चाहिए मुझे, सबसे पहले तो मैं बी लूंगा। तो मैं लिखूंगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड। देखो सब कुछ तुम्हारे सामने, तुम्हें आता है उसी को फॉलो करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बोलो, आ रही है बात समझ में? यस सर। अभी तो देखो एरिया ऑफ वन लूप, एरिया भी चाहिए हमें। तो एक सिंगल लूप का एरिया कितना है? एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ वन लूप को हम ए बोले, देन दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा पूरी सोलेनोइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है बताओ जरा? एन एन। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये एरिया ऑफ वन लूप हो गया। अब हम लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, बट कैन आई राइट एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एल? सोचो जरा। यस सर। अरे क्योंकि एन और एन का क्या रिलेशन है यस कि सर। स्मॉल एन है Yes, कैपिटल एन sir. अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन कैन बी रिटन एज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इस तरह से, क्योंकि ये सब जरूरत पड़ेगा हमें, हम इसलिए लिख रहे हैं। अब मुझे बताओ फ्लक्स कितना आएगा बेटा? ये इक्वेशन फर्स्ट समझ लो, इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं, इक्वेशन 3 बोल दो। अब हम बोलेंगे फ्लक्स, फ्लक्स फ्रॉम सोलेनोइड। म्यू नॉट एन आई इंटू बेटा पाई फ्लक्स फ्रॉम सोलेनोइड 5 बोलते हैं हम, इट विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एरिया। अब एरिया हमें पूरे टन्स का लेना पड़ेगा, एक टन का नहीं लेना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ऑल राइट। तो दिस विल बी, तो ये है म्यू नॉट एन आई, बट एरिया क्या लिखूं? देखो ढंग से देखना मैं क्या कर रहा हूं। एरिया में लिखूंगा एन मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आई क्या बात?
What is Yes, this sir. term? Sir, we're gonna leave meeting for 5 minutes. Okay, beta. This term is Thank you, sir. area of n टर्न्स। बोलो समझ पड़ गया बेटा? एक लूप का एरिया, एक टर्न का एरिया है पाई आर स्क्वायर। टोटल टर्न कितने सोलेनोइड में? कैपिटल एन। सो कैन आई राइट म्यू नॉट एन आई इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर। सोच ले, कहीं भी कोई दिक्कत गड़बड़ लगे तो पूछो। बोलो जरा, हाँ या ना? Yes, sir. बेटा आ रहा समझ में? फ्लक्स निकाल लिया क्या? अब देखो फ्लक्स को थोड़ा सा एन की, छोटे एन के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि छोटा एन ज्यादा काम आता है। तो कैपिटल एन को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एन एल। तो ये फॉर्मूला देखो सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, सिंस कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एल, तो दिस फॉर्मूला विल बिकम म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई। देखो जरा ये बन गया क्या? पाई स्क्वायर को भी तो ए लिख सकते हैं। नहीं, ए लिखना नहीं, लिखना बेटा हम पाई आर इन सब के टर्म्स में ही रखना चाह रहे हैं हम। जो बेसिक पैरामीटर है ए तो हमने माना है अपनी मर्जी से, है ना? ऐसा समझो, हमें गिवन सर नहीं है एन स्क्वायर हो गया। बेटा। एक एन बाहर वाला, कैपिटल एन की जगह एन एल लिखूंगा तो एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा ना? नहीं समझे? अरे बेटे कैपिटल एन की जगह एन एल रख दो, क्या ये आएगा? सिंप्लीफाई करके करके देखना, बिल्कुल आ जाएगा। एन इंटू एन एन स्क्वायर ही तो हो जाएगा, छोटा एन इंटू छोटा एन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर। बेटा छोटा यस एन और सर, छोटा आ एन, तो रही है। देखो इन दोनों को देखो बेटा। इस एन की जगह जब एन एल रखूंगा तो क्या छोटा एन और छोटा एन मिलके एन स्क्वायर हो जाएंगे? स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एन। यस सर। हाँ बस यही तो किया, एन स्क्वायर आ गया देखो। नाउ बेटा सी बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इससे सिंपल तो कुछ नहीं आ सकता। मुझे तो ताज्जुब होता है टफ पेपर में बोर्ड ही डेरिवेशन क्यों देता है। तो एल क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू फाइव अपॉन आई। तो फाइव की वैल्यू रख दो यहाँ और आई से आई कट जाएगा। देखो सिंपल आई से आई कट जाएगा, आई एम डायरेक्ट राइटिंग आंसर। तो दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल। So this is the formula of L. Is this good? यस सर। अच्छा देखो बेटा, ये पाई आर स्क्वायर एल दिख रहा है तुम्हें? व्हाट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एल? सोचिए जरा, कोई भी आंसर कर सके वो। अच्छा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड क्या होगा? पाई स्क्वायर एल। हाँ तो बेटा इस फॉर्मूले को एक और टर्म्स में बच्चे याद करते हैं, एल इक्वल, ज्यादा आसान होता है याद रखना, मैं ऐसे याद रखता हूँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड, पाई आर स्क्वायर एल। तो ये क्या याद रखना बहुत आसान होता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये छोटा याद रखना, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, वेयर वी इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम तुम निकाल ही दोगे, तुम्हें सब पैरामीटर्स पता है। तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी सोलेनोइड का निकाल सकते हैं हम? तो बेटा इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी खूब बनते हैं। कैसे? इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बिकम डबल, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द इंडक्टेंस? समझ में आ रही है क्या? यस सर। और देखो, सपोज करो आपसे पूछ दें कि आर को डबल करने से क्या होगा, एन को डबल करने से क्या होगा, एन को हाफ करने से क्या होगा, ऐसे सारे तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पोर्शन से। ऑब्जेक्टिव भी अच्छे अच्छे बनते हैं और डेरिवेशन तो आपके सामने है ही पूरा। तो ये पूरा बेटा हमें आना चाहिए। सबसे सिंपल बताऊं तो मेरी नज़र में ये अपनी बुक का सिंपलेस्ट डेरिवेशन है। मेरे ख्याल से अभी तक इससे सिंपल डेरिवेशन अपन ने कोई नहीं किया। क्यों? इसमें सब कुछ पता है तुम्हें, पैरामीटर भी तुम खुद लिख रहे हो, ये दिए रहेंगे समझो, बी तुम्हें पता है ऑलरेडी
पता है, कोई डेरिवेशन नहीं करना। फाई तुम्हें पता है ऑलरेडी कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा और ये फॉर्मूला पता है तुम्हें, सीधा लगाया आंसर है। मतलब देखा जाए 2 लाइन का डेरिवेशन है ये, बट सिंस बोर्ड के हिसाब से लिखना थोड़ा पड़ता है इसलिए इतना बड़ा हो जाता है ये, बाकी इट्स अ 2 लाइन डेरिवेशन। क्लियर? तो लिखो फटाफट से इसे, जल्दी से लिख लो। Yes, sir. दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन, और आपको 2-3 नंबर मिल जाए इससे सीधे सीधे, छोटे से डेरिवेशन के। जल्दी से कर ले बेटा। Sir, done. और बच्चे लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बेटा, चले आगे चलते हैं अपन। बेटा बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सबकी वैल्यू देके पूछ सकते हैं, एल निकालो। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन का क्या होगा। आपको पूछ सकते हैं आर बढ़ाने से क्या होगा। अच्छा बेटा इस पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, हालांकि मैं बोर्ड में एक्सपेक्ट नहीं करता, बट मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। देखना जरा, पीछे अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। बेटा देखो, सेल्फ इंडक्टेंस अपने पास में आ जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। यू नो दैट एन कैन बी रिटन कैपिटल एन अपॉन एल। लिख सकता हूं क्या? तो इन दिस केस दिस Yes. फॉर्मूला बिकम्स एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ढंग से देखो, बोलो बनेगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो तुम्हें कंफ्यूज Yes, किया sir. जाएगा। सपोज करो एग्जाम क्वेश्चन पूछ दे कि लेंथ में इंक्रीज होने से इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, तो क्या हम आंसर कर पाएंगे? Yes, sir. नहीं कर पाएंगे बेटा। एक फॉर्मूले से लग रहा है लेंथ बढ़ने से इंडक्टेंस बढ़ेगा, और एक फॉर्मूले से लग रहा है लेंथ बढ़ने से इंडक्टेंस घटेगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा ढंग से देखो Yes. दोनों फॉर्मूले। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंडक्टेंस इफ लेंथ ऑफ सोलेनोइड इंक्रीज, क्या आंसर करें हम? सर मेरा आंसर क्या होगा? वो बताएंगे अभी, बट क्या करें अपने हिसाब से। तुम्हें लग रहा है कंफ्यूजन है बहुत बड़ा? Yes, sir. हाँ. हाँ, अब ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो बेटा जब भी लेंथ में चेंज देगा ना वो आपको साथ में अदर डेटा देगा। कैसे? यदि वो बोलता है बेटा लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न सेम, बाय कीपिंग एन सेम, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे? ऊपर वाला. अरे First. एन सेम कौन से में दिख रहा है? टोटल टर्न सेम रखते हुए। क्या Second. इस फॉर्मूले Second में? one. तब इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे।
और वो साथ में वैल्यू देता है बेटा कि लेंथ बढ़ाने के साथ में आपके ढंग से बात करें कि एन सेम रहा तो ये है, तो एन पे जरूर डिटेल देगा वो, और एन भी लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है आपका, या एन की कुछ न कुछ वैल्यू हमें साथ में देनी ही पड़ेगी। हमें एन पे कमेंट किया बिना आंसर करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। और वो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ के बारे में बोल दे सेम है, तो तुम्हें साफ दिख रहा होगा बेटा, उसमें भी तुम्हें दिख जाएगा। सपोज करो वो तुम्हें बोल देता है कि लेंथ इंक्रीज की एंड एन रिमेन्स सेम। अब इससे तुम्हें इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? एन होता है बेटा कैपिटल एन अपॉन एल, तो एन सेम रहा एल के बढ़ाने से, समझना बात को, एल बढ़ने से एन सेम रहा, तो क्या एन भी बढ़ा होगा? तभी तो ये हो सकता है। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं पूछ सर। रहे क्या बेटा? देखो सवाल कैपिटल एन का तो समझ में आ गया ना, सीधा सा रिश्ता है, सेकंड फॉर्मूला लगा देंगे। सर समझ नहीं आया सर ये। बेटा हम बोल रहे हैं एल बढ़ा, और वो बोलता है कि कैपिटल एन सेम है, या कैपिटल एन में जो भी बताया, तो क्या सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा? एल और कैपिटल एन के बारे में दे दिया तो आ रहा है समझ में? यस सर। बेटा सिंपल यस लॉजिक, सर। क्योंकि कैपिटल एन और एल इसमें तो देखो सिंपल बात है, एन सेम है तो क्या एल के बढ़ने से ये बढ़ेगा, मतलब लेंथ बढ़ने से, ऑब्वियस बात है, तो सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ समटाइम्स यदि सवाल ये बोल दे कि एल को इंक्रीज किया बट छोटा एन, तो स्मॉल एन होता है क्या? आप दिमाग लगाओ, स्मॉल एन होता है बेटा एन अपॉन एल। बात समझ में आ रही है क्या? वैसे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम तो इस फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा और इलोबरेट करने की, समझाने की, कि स्मॉल एन होता है बेटा एन अपॉन एल। तो तुम खुद बताओ, यदि स्मॉल एन सेम रहा एल के बढ़ने से, तो क्या कैपिटल एन भी बढ़ा होगा? यस सर। अरे तभी तो Yes, सेम sir. रहेगा ये। मैं बोलता हूँ ये यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू एन अपॉन एल, बट मैं कहता हूँ इसको बढ़ाया, अब ये सेम कब रह सकता है? जबकि ये भी बढ़े। अरे तभी तो सेम Yes, रहेगा। sir. यस सर। तो किसी भी फॉर्मूले से कर लो, आंसर आ जाएगा इस केस में। एन बढ़ रहा है उसी रेशियो में, तो एन का स्क्वायर है तो भी एल बढ़ेगा, और इस फॉर्मूले से कर लो, चाहे छोटा एन सेम है एल बढ़ रहा है तो भी ये बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज हमें दी गई है। यदि छोटे एन के बारे में जानकारी है तो चाहे फर्स्ट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे, अंडरस्टैंडिंग से लगा लो, और बड़े एन के बारे में तो ये लगाए, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें साइड में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हम लेंथ के इंक्रीज पे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये नोट करना। मेरी बात समझ में आ रही है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ require additional information about number of turns। मतलब कहने का मतलब था कि और किसी भी चीज के चेंज का क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप डायरेक्ट कर पाएंगे, बट यदि लेंथ का चेंज बोले तो पूरा मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि लेंथ का चेंज वो बोलता है तो हमारे पास दो सिचुएशन है। देखो, तो लेंथ चेंज करते हुए उसने नंबर ऑफ टन सेम रख के की, या नंबर ऑफ टन्स भी चेंज किया नहीं किया, इस पे फिर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा टिपिकल है, चिंता मत करो, ऐसा तो पेपर बनेगा तब होगा, बट क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। लेंथ के चेंज पे कमेंट करना थोड़ा टिपिकल है, बाकी तुम तुरंत कर सकते हो। जैसे मैं पूछूं, एन को मैंने डबल कर दिया, आप किसी भी एन को करो, सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा, यस सर। Yes, sir. बिना दिमाग लगाए। रेडियस डबल की 4 गुना, खत्म। बट एल के चेंज में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। चलिए, सो दैट इज अबाउट इट। मेरे ख्याल से बेटा दिक्कत नहीं आएगी, यही चीज है जो ध्यान में रखने की है, बेसिक। बढ़े आगे? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। यस सर। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। बेटा जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है,
वैसे ही इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। कैपेसिटर का काम एनर्जी स्टोर में आता है, वही काम इंडक्टर का भी होता है। तो बेटा देखो कैसे डेरिवेशन करेंगे, ये भी एक छोटा डेरिवेशन है। करंट आई जा रहा है मान लो कैपेसिटर से, और सेल्फ इंडक्टेंस है इसका एल, जो हमें दिया हुआ है। बेटा ध्यान से सुनना, जो भी मैं करने जा रहा हूँ आपको सब कुछ पता है, बस हम छोटा छोटा चीज करेंगे। बताओ फ्लक्स क्या लिखूं मैं इससे? क्या फ्लक्स कैन बी रिटन एज एल आई? Yes, sir. ईएमएफ क्या होता है बेटा? ईएमएफ कैन बी रिटन एज डी फाई बाई डी। हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं केवल, इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। अब बेटा देखो इसको कैसे हम अप्रोच करें या कैसे सॉल्व करें, दिस इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट है ना। ये है ईएमएफ। ईएमएफ या पोटेंशियल सेम बात होती है। अब हमें कुछ पुराने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी आपसे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा ध्यान दे, साइड में हम करेंगे इस पोर्शन को। कैन आई राइट पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज? ये Yes, डेफिनेशन sir. होती है, 10th क्लास में पढ़ा है बेटा। इन दिस कैन आल्सो बी एनर्जी अपॉन चार्ज, कैपिटल ई अपॉन चार्ज। तो बेटा यहां से देखो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी कैन बी रिटन एज 2 into V। आराम से सोचे, टेंशन किए बिना। सोच ले बेटा, आराम से सोचे। अरे लिख सकते हैं यस ना। सर। तो बेटा E को लिख सकते हैं Q इंटू वी। और पहले इसको कंप्लीट करते हैं बेटा। ईएमएफ आ गया तुम्हारे पास, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल। तो बेटा एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, एनर्जी E कैन बी रिटन एज Q इंटू वी। तो V की जगह में E लिखूंगा, क्योंकि पोटेंशियल ईएमएफ को E से डिनोट कर रहा है बेटा इस चैप्टर में। तो दिस कैन बी रिटन एज Q टाइम्स एल डी आई बाई डी टी। बोले सही किया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ध्यान से समझना आप, हमें पता है करंट होता है डी क्यू डी टी या क्यू बाई डी टी। टाइम हम डी टी कंसिडर कर रहे हैं। तो बेटा यहां से क्यू को मैं लिख सकता हूं आई डी टी। तो क्यू कैन बी रिटन एज आई डी टी। तो यहां से बेटा हम क्या करेंगे, क्यू की जगह क्या लिख देंगे, आई मल्टीप्लाई बाई डी टी एल डी आई बाई डी टी। क्यों किया हमने ये, क्योंकि हमें पता है सिंस Q इक्वल टू आई डी टी। ये पुराने कॉन्सेप्ट, करंट के कॉन्सेप्ट काम लिया है, जैसे डी टी हैप्पी बर्थडे। तो बेटा एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी अपनी आ जाएगी अपने पास में यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो L इंटू डी आई। एल कॉन्स्टेंट है, आई डी आई। और बेटा जब भी ऐसा एक्सप्रेशन है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझो शुरुआत का करंट जीरो था और टोटल करंट आई जाता है, तो इंटीग्रेशन करके x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू। 1. ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड आएगी, एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर। ये याद रहना चाहिए, फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए। तो एनर्जी आपने निकाल ली यहाँ पे सॉल्व करके, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है या बहुत होने लायक नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज है बेटा। फाई इक्वल टू एल आई, ई एम एफ हो गया ये। अब हमें पता है एनर्जी होती है क्यू वी, बस थोड़ा पुराने कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं इसमें पुराने चैप्टर्स के। तो क्यू इंटू ई की वैल्यू रखी, क्यू को लिख दिया आई डी टी, डी टी से डी टी कटा और इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लिया। So this is the way we derive the formula for energy stored. Energy is equal to half Li square. तो लिखो इसे फटाफट से, जल्दी से लिख लो बेटा।
तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी आती थी, क्या फॉर्मूला होता था, किसी को गलती से भी याद हो तो? हाफ सी वी हाफ सी वी स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, क्या वैसे ही जाना पहचाना फॉर्मूला है, हाफ एल आई यस सर। स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है। तो लिखिए एक बार, फिर इस पे थोड़ी और बातें करते हैं हम। डन, बढ़े हम आगे। यस यस सर। सर। चलिए बेटा, तो अब यहाँ पे देखें हम, कैप मैं बार बार क्लियर क्यों कर रहा हूँ, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। और उसकी एनर्जी कितनी होती थी कैपेसिटर में बेटा, कैपेसिटर में एनर्जी होती थी हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी इसी स्क्वायर। तरह जो इंडक्टर होता है, इट इज सच अ डिवाइस दैट इट स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in the form of magnetic field. This is big thing beta, and here the energy in inductor is found by the formula half Li square. These two words are important. तो बेटा कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है, और इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है बेटा इंडक्टर। बात समझ आ रही है हमको? यस सर। तो राइट डाउन करिए इसको। डन। यस सर। चलो तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। सडन। म्यूचुअल इंडक्शन नाम से ही पता चलता है बेटा, म्यूचुअल का मतलब खुद की वजह से नहीं, आसपास वालों की वजह से। तो आइए समझते हैं बेटा ये क्या होता है। तो अगेन मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा जिससे हम इसको समझ पाए। तो देखेंगे हम सभी बच्चे बेटा। पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इसको समझाने के। हमारे एक इंडक्टर लगाया बेटा हमने, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका वेरिएबल पोटेंशियल, कोई करंट चेंज करेंगे हम, इधर इधर करंट जा रहा है बेटू आई, ठीक है। I1 मान लो, इसको I1 बोल देते हैं बेटा, ठीक है।
तो ये जो सिचुएशन इसको बोला जाता है बेटा प्राइमरी कोइल। लेट्स से प्राइमरी कोइल, इसके जस्ट पास में एक दूसरी कोइल रखी हुई है ऐसे, बट पता करने के लिए कि इसमें करंट आया नहीं आया, हमने इसमें एक एमीटर करके रखा हुआ है। हमने क्या करके रखा हुआ है बेटा, इसमें एक एमीटर कनेक्ट करके रखा हुआ है इस पड़ोस वाली कोइल में। तो कहानी क्या होगी बेटा, ध्यान से समझिए। यदि मैं इस करंट I1 को बढ़ाऊंगा तो बेटा इससे जाने वाला करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा। हम साइड में समझते हैं, देखो I1 बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ा, बढ़ा कि बढ़ा बेटा। होता क्या है, देखो यहां से यस करंट सर। जा रहा था। अब मैग्नेटिक जो लाइंस होती है ना, वो ऐसा तो है नहीं सोलेनोइड की पूरी अंदर जाती है, थोड़ी बहुत लाइन से बाहर भी निकल रही होती है ऐसे, थोड़ी बहुत लाइंस ऐसे बाहर भी निकलती है, हल्का बाहर जाके वापस आती है। तो ये लाइंस इसके आसपास के एरिया में, इसके आसपास के रीजन में एक तरह से इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। तो वो फ्लक्स जो इसका चेंज हो रहा था बेटा, वो इस कोयल तक पहुंच जाता है। और जैसे ही इस कोयल तक चेंज होता हुआ फ्लक्स पहुंचता है, इसमें एक तरफ करंट जाना शुरू हो जाता है, और जिससे एमीटर से हम नोट कर पाते हैं उस करंट को, हम डिफ्लेक्शन यहाँ नोट कर पाते हैं। इसका मतलब सिंस यहाँ पे कोई बैटरी नहीं थी, यदि इसमें करंट फ्लो हुआ है, यदि इसमें I2 से यदि इसमें करंट फ्लो हुआ है, तो ये I2 किस तरह का करंट है, 100% इंड्यूस्ड करंट है, क्योंकि इसमें कोई भी सोर्स ऐड नहीं किया गया, और इसको हम चाहे तो सेकेंडरी कोइल बोल सकते हैं। बेटा व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, EMF induced or current induced in a coil due to the flux change in the nearby coil. Again सुने, EMF induced in a coil due to the change in flux linked with the nearby placed coil. तो किसी पास में रखी हुई कोइल में फ्लक्स में चेंज आने की वजह से, बेटा इसमें तो देखो आएगा ही आएगा, बट हम अभी सेल्फ की बात नहीं कर रहे, वो हम डिस्कस कर चुके। बट उसकी वजह से यदि पास में रखी कोइल में भी करंट फ्लो करने लग जाए, तो पास में रखी कोइल में करंट फ्लो करने के फिनोमिनन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आ रही है हमको? यस अरे सर। आ रही है ना? वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनो बेटा। इस कोइल में करंट I1 गया, इसका फ्लक्स I1 को हम बढ़ा रहे टाइम के यस सर, आ रही है। तो फ्लक्स क्या बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो फ्लक्स क्या बाहर तक पहुंच रहा है इस तक। तो फ्लक्स यदि इस कोइल तक पहुंच जाता है, तो इसमें हमने एमीटर लगा रखा है, मान लो गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, मतलब मेजरमेंट करना है कुल मिला के। इसमें उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है बेटा। सिंस इसमें कोई करंट प्रोड्यूस करने का सोर्स ही नहीं लगा हुआ, तो भाई करंट कहाँ से आ गया इसमें, तो एक करंट आया इसकी पास की कोइल में हरकत की वजह से, इसकी पास की कोइल लिंक्ड फ्लक्स चेंज की वजह से। तो जब जब ऐसा हो कि किसी कोइल में करंट इंड्यूस फ्लो करने लग जाए और उसका कारण उसके पास में रखी हुई कोइल का फ्लक्स चेंज होना है, देन वी कॉल इट म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा डेफिनेशन लिखिए इसकी। यस सर। डेफिनेशन, तो बेटा व्हाट इज डेफिनेशन, सॉरी, व्हेन EMF इज इन, अब मैं वो थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, पहले लिखी जैसे 3-4 लाइन इसको समझाने के लिए, है ना। मेरे ख्याल से बहुत ठीक है, आपको वो समझ आए तो ये भी आ जाएगा इजी। व्हेन EMF इज इंड्यूस्ड in a coil due to change in flux linked with nearby। तो बेटा पास रखी कोइल में फ्लक्स के चेंज की वजह से इसमें EMF इंड्यूस हो जाए, देन वी कॉल इट म्यूचुअल इंडक्शन। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। This phenomenon is called beta mutual induction।
तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? हम इस फिनोमिनन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आई क्या हमको? लिखो बेटा इसे जल्दी जल्दी से। यस सर। जल्दी से लिख लो बेटा। आगे बढ़ू बेटा, मैं जल्दी जल्दी बोला करो। यस यस सर। सर। चलो बेटा, तो अब ये हमने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं 5 to 1। इन दिस केस बेटा वी राइट 5 to 1। व्हाट इज 5 to 1? फ्लक्स इन सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट, ड्यू टू करंट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट कॉइल में करंट, सेकंड कॉइल में कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट ओनली। तो करंट तो उसी में जा रहा है और करंट से ही फ्लक्स निकलता है। सो हियर वी राइट 5 to 1 इज इक्वल टू mi1 बेटा। तो 5 to 1 इज इक्वल टू mi1। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट m इज इक्वल टू 5 to 1 अपॉन i1। और ये तो बेटा हमने 2 बोली है। एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दोनों कॉइल के लिए सेम होता है। दिस आल्सो बी रिटन एज 512। मतलब फर्स्ट कॉइल में व्हाट इज 2 फ्लक्स इन सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट। इसी तरह 512 को कैसे पढ़ेंगे? फ्लक्स इन फर्स्ट, मान लो फर्स्ट को ऑब्जर्विंग कॉइल रख देता ड्यू टू, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यू टू करंट इन सेकंड। मैं चाहूं तो बेटा इसमें करंट फ्लो करवा के इसमें एमीटर लगा दूं, म्यूचुअल इंडक्शन सेम होगा दोनों का। मतलब किसी भी पेयर के लिए म्यूचुअल इंडक्शन सेम होता है, डजेंट मैटर आप किस में करंट फ्लो करवाते हो, अपॉन I2 बेटा। तो इस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं। वेयर व्हाट इज m? m इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और बेटा इसको और किस नाम से जाना जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। सी बात समझना बेटा, केवल इंडक्टेंस बोलूं या सेल्फ इंडक्टेंस बोलूं, उसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ही होता है। बात को समझ पा रहे हो? कभी भी इंडक्टेंस वर्ड लिखा आया उसका मतलब क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस। बट म्यूचुअल इंडक्टेंस मुझे बताना है तो मुझे अलग से म्यूचुअल साथ में लिखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। यस बेटा हम इसका मतलब समझो, यस सर। हम कोई किसी से भी एक्सपेरिमेंट करें, ये एम आपस का है बेटा, दोनों का आपस का रिलेशन है। वो किस कोइल में करंट जा रहा है और किस में इंड्यूस हो रहा है इस बात पे डिपेंड नहीं करता। वो आपका किसी से भी आप परफॉर्म करवा सकते हो और काउंट करवा सकते हो, ठीक है ना? वो सेम ही आता है दोनों से। ऑलराइट। अच्छा एक और बात बेटा, काम की बात। सर ऐसा बोले तो क्यों, मैं एक नोट लिखवा ही देता हूँ, तुम्हें पता है तो गलती करोगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस नोट पे, पूरा मन कहता है मेरा, है ना? L एंड M, जैसे तुम्हें याद हो मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाया था, तो बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता था Q/V, आता था क्या?
और मैंने बोला था बेटा कैपेसिटेंस न तो Q पर डिपेंड करता है और न ही V करता बी पर। नहीं करता था, दोनों पे ही नहीं करता था। Yes, sir. सिमिलरली चाहे L चाहे M, L एंड M डू नॉट डिपेंड ऑन फाई एंड आई। मतलब ये फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम जोरदार मस्त क्वेश्चन बन सकता है यहां से। समझ में आ रहा है ना हमको? अरे आ रही है बात समझ? यस सर। अब तुम बोलो सर कैसे बोल सर सकते यहाँ हो पे अब? पावर कट हो गया। अच्छा जस्ट बेटा, जस्ट ये छोटा सा टॉपिक फिनिश करके आई विल एंड, है ना? जस्ट सम टाइम। आप यहाँ देखो बेटा, हमने इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था। कहीं पे भी 5 वगैरह दिखा है क्या? मटेरियल वगैरह पे डिपेंड कर रहा है बेटा पूरा। सो दिस इज लाइक दिस। तो बेटा बस ये एम के बारे में पढ़ा दूं, फिर आई विल एंड, डोंट वरी, है ना? जस्ट लेट अस फिनिश लिटिल बिट पॉइंट्स अबाउट एम। तो बेटा ये आ गया अपने पास में। तो अब मुझे यस सर। बताओ, फ्लक्स पता है तो ईएमएफ कितना जाएगा? तो बेटा आई कैन राइट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टू ड्यू टू दिस कैन बी रिटन एज डी बाई डी टी ऑफ 5 इन टू ड्यू टू 1। ठीक है ना? माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, मैं माइनस साइन लगा देता हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा एम को कैसे लिख सकता हूँ? देखो यहाँ से एम 5 टू 1 बाई आई वन होगा, तो 5 टू 1 को मैं लिख सकता हूँ एम आई वन। सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी आई वन बाई डी टी। और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम लिख ही सकते हैं ई टू वन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? एम डी आई वन बाई डी टी। दैट्स इट। इस तरह से हम इसको ध्यान रखते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, तो इस तरह से हम मानते हैं। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो ये बेटा एक बात है, सी वही चीज कर रहे हैं, आपको कोई चीज में टेंशन ही नहीं है। ईएमएफ क्या होता था? एल डी ए बाई डी टी, अभी थोड़ी देर पहले सीखा। यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा एम डी ए बाई डी टी। तो इस तरह से एम आ जाएगा, बट करंट का थोड़ा ध्यान रखना है। यदि 2 में निकाल रहा हूँ ईएमएफ तो करंट पहले का आएगा, क्योंकि एक में ही करंट फ्लो करता है उस केस में हमारा। 1 में निकाल रहा हूँ तो करंट दूसरी में होगा। ऐसे हम करते हैं इसको। ठीक है? तो ये छोटा सा ध्यान रखना होता है। मतलब 2 में निकाले तो 1, 1 में निकाले तो 2, ऐसा सोच के रखना होता है हमें। तो फिनिश करो इसको एक बार फटाफट से। डन। यस सर। चलो बेटा एक बार बस थोड़ा सा और देख लो। जस्ट एक ये बस म्यूचुअल इंडक्टेंस पे थोड़ा बाकी है, डेरिवेशंस वगैरह वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, बस इसके बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम फिनिश कर ले। बेटा लिख लिया ये? Yes, sir. चलो यस सर। अब बेटा देखो, हमें क्या देखना है, इसके न्यूमेरिकल जब करते हैं या डेरिवेशंस जब भी करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, बस एक क्वेश्चन छोटा सा हम याद रखते हैं बेटा, m इज इक्वल टू 5 सेकेंडरी अपॉन आई इन प्राइमरी। मतलब हम प्राइमरी कॉइल में करंट मानेंगे और फ्लक्स निकालेंगे सेकेंडरी में। सो दिस इज एम फाइंडिंग फॉर्मूला। अब आपको सवाल आ रहा होगा सर प्राइमरी किसको मानेंगे? ये हमारे हाथ में होता है बेटा। देखो जब क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको अगली क्लास में, तब सिखाऊंगा कैसे, बट ये हमारी चॉइस होती है। ठीक है? टू टेक प्राइमरी। Sir, क्या बेटा? क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया। हाँ, अभी
भी समझा रहा हूँ बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी लेना हमारी चॉइस है। अरे बेटा देखो, मैंने जिस कोयल में करंट फ्लो करवाया उसको कौन सा माना है? प्राइमरी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा मैं इसको भी प्राइमरी ले सकता था और इसमें चेक कर लेता। तो प्राइमरी किसको लेना है, सेकेंडरी किसको लेना है, ये टोटल हमारी चॉइस होती है। अब समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी में जो करंट होता है उसको यस बोल सर। देंगे बेटा आईपी। तो करंट प्राइमरी में फ्लो करवाते हैं, आईपी क्या है? करंट इन प्राइमरी। और तुम्हें पता है प्राइमरी के करंट से हम सेकेंडरी में फ्लक्स निकालते हैं, और फाइव क्या है बेटा? फ्लक्स इन सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी हमारी चॉइस है, ये ध्यान में दे एक बार कि हमारी चॉइस है। बट इस चॉइस पे भी कुछ ट्रिक्स है बेटा जिससे सवाल करना आसान होता है। तो वो ट्रिक क्या है, ध्यान दे। अब ये कोई बुक्स में नहीं लिखी होती है, बस एक्सपीरियंस और बेटा सवालों को कर करके बनाई हुई है। ट्रिक ये है कि हम प्राइमरी ऐसी कोयल को मानते हैं, प्राइमरी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, प्राइमरी ऐसे कोयल को मानते हैं जिससे सेकेंडरी में फ्लक्स निकालना आसान हो, सेकेंडरी में फ्लक्स निकालना इजी हो। ये पूरा खेल बेटा फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। तो हम किसी को मान ले जिससे फ्लक्स निकालना मुश्किल है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम हमारी मर्जी से बेटा प्राइमरी ऐसी मान लेते हैं जिससे सेकेंडरी में ये फ्लक्स निकालना आसान। अब ये कैसे होगा, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बट हमेशा ध्यान रखें, न्यूमेरिकली एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए हम एम मानते हैं 5/IP, और आईपी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मानना हमारी मर्जी होती है। तो प्राइमरी ऐसे कोयल को लेते हैं जिससे फ्लक्स निकालना आसान हो। अब वो तुम सवाल देखते ही पहचानोगे, देखना अगले बार मैं तुमसे ही पूछूंगा बोलो किसको प्राइमरी ले, तो तुम खुद बता दोगे सर इसको ले लो, इससे फ्लक्स निकालना आसान है। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, तो बेटा इसको फॉलो अप करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी एबल टू फिनिश द EMI चैप्टर एंड देन विल स्टार्ट विद द AC चैप्टर इन द अपकमिंग वीक। तो आपका EMI बेटा खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, और नेक्स्ट वीक में हम फिर AC पढ़ेंगे। AC भी खत्म ही हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। वो एक छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा टफ है, बट मैथमेटिकली बहुत टफ पड़ता है AC। बाकी छोटा है, थोड़ा मैथमेटिक वाइज टफ है, तो उसमें बायो के बच्चों को थोड़ी दिक्कत आएगी। साइन थीटा कोस थीटा वगैरह आएगा उसमें थोड़ा सा है ना। तो बायो के बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी, इंटीग्रेशन भी आएगा थोड़ा, दो डेरिवेशन में केवल, तो वो रटना पड़ता है बेटा बायो के बच्चों को, और कोई चॉइस ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन बहुत अच्छा इंटीग्रेशन आता है और ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी लगती है। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे थोड़ा सा यस सर। मैनेज तुम्हें भी शायद हो सकता है करना पड़े, बट दो डेरिवेशन, एक ही डेरिवेशन है वैसे तो, उसी का सब पार्ट है दूसरा, तो वो वही है, मतलब टफ पड़ता है एक छोटा सा। उसके अलावा स्मूथ है, डोंट वरी। पहला लेक्चर ही जानलेवा है एसी का, क्योंकि उसी में वो डेरिवेशन है। उसके बाद तो डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला आता है स्वीट सा, बाकी पूरा ऐसे उस फॉर्मूले पे ही है, ये मान लो, और एक दो नए फॉर्मूले सीखते हैं बस। तो ऐसी चैप्टर एज ए होल बहुत टफ नहीं है, दो डेरिवेशन उसके गंदे हैं, अदरवाइज वो आसान पड़ता है, और छोटा है चैप्टर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यस मिलेंगे, सर। इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और जनरेटर की वर्किंग, बस दो टॉपिक्स बचे हैं इस पे, म्यूचुअल इंडक्शन टेंस पे न्यूमेरिकल और वर्किंग ऑफ जनरेटर। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा अपना। ऑल राइट, थैंक यू सर। ऑल राइट बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।